जबकि मेडिकल एथिक्स कहता है सर, जबकि मेडिकल एथिक्स खुद कहता है कि अगर किसी भी प्रोसीजर से या किसी दवा से किसी पेशेंट की जान चली जाती है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, तो वो बहुत ही सीरियस कंसर्न है। चाहे 1 लाख में एक व्यक्ति की भी अगर मौत हो गई तो रोल बैक हो जाता है, वो दवाई मार्केट से बाहर हो जाती है। इमीडिएट उसका फिर ट्रायल होता है, फिर उसका ऑब्जर्वेशन होता है, लंबे समय तक वो ट्रायल चलता है। लेकिन इस दौरान माहौल, अच्छा अभी भी कॉमन मैन अभी भी ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं नहीं कोविड आ गया था, माहौल खराब था, लोगों की जानें जा रही थी। आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ नहीं हुआ, सेकंड वेव कैसे आया, उसके बाद आया। नहीं आशुतोष जी, सारी जनता ये मुद्दे पर हमारे साथ है। आप गौर कर लीजिए एचपीवी का क्या हाल हो गया इनका। और एचपीवी तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, पुणे में तो किसी ने नहीं लिया, क्यों नहीं चल रहा? जनता हमारे साथ है इसलिए बूस्टर किसी ने नहीं लिया, बूस्टर किसी ने नहीं लिया। और इस मामले में देखिए, इस मामले में प्रधानमंत्री सीरियसली कंसर्न में है। इस मामले में तो जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको सब अभी भी वो मान नहीं रहे हैं, अभी भी बार में जा करके भाषण में वो बोलते रहते हैं। मैं नहीं, वो गलत होता है। ये मामले में तो हमने क्लियर सरकार का विरोध किया था, बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, और हमने वो चतराई कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, पर वो क्या कर रहे थे, ये जो फार्मा माफिया है ना, ये प्लानिंग करके चंद्रचूड़ जैसे लोगों के थ्रू ऑर्डर निकालने के चक्कर में था। अभी मुझे इतना बताइए, सुनिए, ये इनका नैरेटिव क्या था? बूस्टर लेना पड़ेगा, आने वाली खतरनाक वेव आने वाली है, नहीं तो फिर मुश्किल है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, मैंडेटरी नहीं है, लोगों ने मारा किक इनको, चलो लेते नहीं, मैंडेटरी नहीं है ना। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आ गया कि कोई प्रूफ नहीं है। और प्रशांत भूषण जी ने, डॉक्टर जाकिर पुलियल ने और गवर्नमेंट के कमेटी के डॉक्टर ये रमेश मुलियन, इन्होंने क्लियर किया कि जिस देश में जिस एरिया में ज्यादा दिए वैक्सीन, उस एरिया में ज्यादा डेथ हुई, और जिस एरिया में कम दिए वह कम हुई। और दूसरी बात, जिस एरिया में ज्यादा दी गई उस एरिया में वेव ज्यादा आई। तो अब इसका बेस्ट ट्रायल कहां हो गया? जैसा मैंडेट हटे, पब्लिक ने लिया नहीं, सीरम ने डिक्लेयर किया कि हम हमारे इतने मिलियन डोज फेंक रहे हैं, कोई लेने वाला ही नहीं है, दिक्कत भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में भी नहीं ले रहे, हो गया। अब दूसरी चीज, जब लोगों ने लिया नहीं तो वेव कोई आई ही नहीं, बल्कि जब ले रहे थे तो रेगुलर वेव आ रही थी, रेगुलर वेव आ रहे थे। नहीं, इनका तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनका भी और जस्टिस रमन्ना का भी। जस्टिस रमन्ना का शेयर है, भारत बायोटेक में शेयर है उनका। हाँ, रमन्ना भी बहुत बड़ा आरोपी है। रमन्ना इसीलिए बचा हुआ है कि जस्टिस रमन्ना इज क्लोज टू चंद्रबाबू नायडू एंड चंद्रबाबू नायडू इज क्लोज टू मोदी जी, बाकी कुछ नहीं है। और लेकिन ये कितने दिन चलने वाला है? तुम्हारा जो अरेंजमेंट रहता है ना, वो तो भगवान जब प्रकृति न्याय करेगी तब मालूम पड़ेगा इनको क्या रहता है। तो आते हैं, भी सुनिए। तो इन्होंने ये जो किया, तो उसमें जितनी मौतें हुई है इनकी वजह से। आपने देखा, ये वहां पर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज, ये तो साइंटिफिक एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट एविडेंस हमने दिया, तो हाउ ही इज टेकिंग द डिसीजन। दूसरी चीज, एक कह रहे थे कि एक्सपर्ट जो सरकारी एक्सपर्ट है वही एक्सपर्ट है, बाकी जो दूसरे एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट नहीं है। नहीं, सरकारी एक्सपर्ट के खिलाफ में कर रहे हैं, तो भी इन्होंने बोला कि वो नहीं, मेरे को जिसमें मतलब इनडायरेक्टली क्या, जहां मेरा करप्शन हुआ है, मेरे को बिल गेट और अदर पुनावाला के फेवर में ऑर्डर करना है। तो फिर उस चक्कर में इनका क्या था कि एक ही था कि मुझे वही देखना है जो मुझे कहा गया है, हो गया। अभी दूसरा बताता हूं। नहीं तो इनको घेरा जाए, इनको घेरा जाए ना, इनको अभी अदालत में पकड़ा जाए, इनको अदालत में पकड़ के साइंटिफिक प्रूफ मांगा जाए, इन्हीं को पकड़ा जाए, मोदी को क्यों? सरकार जब केस में आया है, जब केस में आया है तो सारे एविडेंस लेकर के इनके सामने घेरा जाए कि अब जो डेटा आ रहे हैं वो डेटा बताओ, और आपके आदेश के बाद जो मौतें हुई हैं उसका क्या, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? नहीं, सिर्फ कॉम्पनसेशन कहेगा, मर्डर में अक्यूज है ना,
कॉम्पेंसेशन से कॉम्पेंसेशन देने से क्या होने वाला है? तो हमने वही तो केस फाइल किया, क्रिमिनल केस। और अब हुआ क्या मैं बताता हूं। ऐसे 11 चार्जेस है। एक और गुजरात का केस आया था। गुजरात के केस में कॉर्पोरेशन ने मैंडेट लगाया था कि आप ये नहीं लेंगे तो आपके सारे फैसिलिटी बंद वगैरह, मैंडेट लगाया। उसको चैलेंज किया, इनके पास आया। तो जब मेन मैटर चल रहा था इनके पास में, जैकब पुलियल का अदर बेंच के पास में, जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस नागेश्वर राव के बेंच के पास में, तब ये कैसे सुन सकते थे ये मैटर? दूसरे मैटर को कह रहे कि नहीं, जब वो मैटर है तो मैं नहीं सुन सकता, मैं ये मैटर टैग करो। बट वो वाला मैटर टैग नहीं किया और डिसमिस कर दिया। उसमें क्या सेटिंग हुई थी? लेकिन ये खुद भी, लेकिन इन्होंने बाद में नेचुरोपैथी का सेंटर खुलवाया सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने खुद कहा कि मुझे मोदी जी ने फोन किया था कि काढ़ा पियो, मैंने कोई एलोपैथ की दवा नहीं ली। अरे तो वही तो है, आप समझे नहीं। इन लोगों का क्या था कि आम जनता वैक्सीन लो, हम काढ़ा पिएंगे। चलो ठीक है, आते दूसरे मुद्दे में आते हैं। अभी ये हो गया इनका सब। अब मैं बताता हूं क्या हुआ। इन्होंने फिर हमने कंप्लेंट दिया राष्ट्रपति के पास कि आप सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट कीजिए, दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, चौधरी सुल्ताना वगैरह, खुद जस्टिस ललित साहब का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है कि भाई दो चीजें, जब आदमी रिटायर्ड हो गया तब उसको सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी रिटायर्ड हो गया। दूसरी चीज, कई ऑफेंस ऐसे हैं जिसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। सैंक्शन कब लगता है कि सपोज एक आदेश दे दिया, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, ऐसे जनरल गलतियों के समय सैंक्शन लगता है। जब तू फॉर्जरी ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा है ना आदमी, तो वो पार्ट ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी नहीं आता है। तो ऐसे कोई भी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस अधिकारी, जज, किसी के भी खिलाफ सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हमने क्या किया, हमने बर्डन डाल दिया राष्ट्रपति पे। हमने अर्जी दिया, आप सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट दीजिए। तो एक में वो आपको जो भेजा है वो दिखाइए, वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति के ऑफिस में जो राष्ट्रपति ने फॉरवर्ड किया उधर, तो वो जो स्टेटमेंट है, एक मिनट, ये पहला वाला स्टेटमेंट ये है, जुडिशियरी इज an independent organ under the Indian Constitution and is fully empowered and capable of handling all its matter as per established in-house mechanism for the higher judiciary. Chief Justice of India receives complaint against the conduct of judges of the Supreme Court and the Chief Justice of the High Court. Similarly, the Chief Justice of the High Court receive complaint against the conduct of the High Court judges. नहीं, ये तो कॉज लिस्ट है, ये नहीं, दूसरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अभी ये जो इन्होंने कहा है, तो राष्ट्रपति जी ने अभी प्रोसिक्यूशन के लिए दे दिया ऑर्डर? नहीं, वही तो उन्होंने क्या घुमा दिया। अब इन्होंने जो राष्ट्रपति के ऑफिस से, एक है नीरज कुमार गायगी, जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, उन्होंने 4 लाइन लिख दिया कि आप चीफ जस्टिस के पास जाइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 वॉल्यूम 3 एसएससी पेज नंबर 655, इसमें क्लियर किया है कि हाई कोर्ट जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, इनके खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, क्योंकि दैट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एक दूसरा कहा कि जब आपको सैंक्शन देना है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आपने कंसल्ट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आरोपी है तो आप अदर जजेस से कर लीजिए, लेकिन कंसल्ट करना चाहिए। और उसी के जजमेंट में आगे क्या लिखा कि इस देश में जो जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, दे आर द पब्लिक सर्वेंट अंडर एज पर डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। उसके आगे लिखा कि दे हैव नो प्रोटेक्शन, दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड लाइक ए कॉमन मैन।
प्रोटेक्शन जो है ना ओनली कैग और राष्ट्रपति दो लोगों को है अपने भारतीय संविधान में, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बाकी कोई भी है तो इनको कॉमन मैन की तरह प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और इस जजमेंट के बेस पे एक जजमेंट आया है 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नंबर 800 रमनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो उसमें जस्टिस बीएस चौहान जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने इस जजमेंट को मेंशन करके हाई कोर्ट के जज का प्रोसिक्यूशन हुआ था विदाउट सैंक्शन। मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया था हाई कोर्ट जज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की, कॉमन मैन को मालूम ही नहीं है ये कई चीजें, कई वकीलों को नहीं मालूम। तो इसमें जब प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर किया उसमें मेंशन किया कि भाई आपने जो क्रिमिनल एक व्यक्ति को झूठे केस में फंसाने का जो कॉन्स्पिरेसी में आप इन्वॉल्व थे, ये पार्ट ऑफ आपका ऑफिशियल ड्यूटी नहीं है, आपको सैंक्शन के बिना भी प्रोसिक्यूट कर सकते, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही है। बाद में जस्टिस निर्मल यादव का केस आया, जस्टिस निर्मल यादव के केस में भी वैसा ही हुआ। जस्टिस निर्मल यादव के केस में उस समय के जो सीजेआई थे केजी बालकृष्णन, निर्मल यादव का केस क्या हुआ कि निर्मल यादव को पैसा घर पे पहुंचाना था, तो वो पैसा पहुंचाया निर्मलजीत कौर के घर पे। वो जस्टिस ने फोन करके बुला लिया पुलिस को, पुलिस आ गए, आदमी को पकड़े तो आदमी ने बोला कि मुझे जस्टिस निर्मल यादव के घर पे पैसा पहुंचाना था। फिर उसके ऊपर पूरा केस बना। आप देखो यहां ये कैसा होता है चीटिंग है। उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालकृष्णन साहब, उन्होंने केस को कैसा घुमाया, पहले लिख दिया नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। गौर करो, इतना क्लियर केस, जनता बेवकूफ, सब वकील इनको सबको बेवकूफ समझ लिया, गुलाम समझ लिया। जैसा ये न्यूज आया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बार के सारे वकील आ गए मोर्चा लेके, आंदोलन लेके रास्ते पे। फिर सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई ऑफिस को, सेक्रेटरी जनरल को प्रेस नोट निकालना पड़ा। नहीं, हमारा ऐसा कहना नहीं था, हमारा वैसा कहना नहीं था, ये सब किया। और उसके बाद में, हालांकि बाद में वो बरी हो गई, 12 साल के बाद हालांकि वो बरी हो गई उस केस में। नहीं तो फिर उसको चैलेंज किया है ना, बरी हो गई मतलब वो फाइनल थोड़ी है, फिर चैलेंज है, फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज है। ठीक है। तो अभी जो स्टेटस है जस्टिस एक्स सीजीआई के खिलाफ, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस घुमा रहा है, और अब सुनवाई जो है वो किस मुद्दे पर है? हाँ सुनिए, थोड़ा आ रहा हूं मैं इस पे। और दूसरा पॉइंट है कि एक दूसरा था और एक कंप्लेंट था, तो वो कंप्लेंट में क्या किया, वो कंप्लेंट में क्या लिख कर कंप्लेंट गया वहां पर, और ट्रांसफर किसको किया मालूम है? जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ में कार्रवाई लेने का अधिकार दिया उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जनरल एडमिन डिपार्टमेंट के डेप्यूटी सेक्रेटरी जे वाल्वी को। हो गया। अब हमने हाईकोर्ट में रीट लगाया, हमने कहा ओनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये कह रहे महाराष्ट्र के उसको भेजो, एक बार कह रहे उधर जाओ, तो आप ये इश्यू क्लियर कर दीजिए, इनको स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दे दीजिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करना है, यू हैव टू टेक डिसीजन, वन थिंग। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर जजमेंट है कि जब सैंक्शन का ऑर्डर अगर आपको रिफ्यूज करना है तो भी डिटेल रीजन देना है कि मैंने ये देखा, मुझे जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ ये जो सबूत है, ये पॉइंट पे वो आरोपी लगते हैं, ये पॉइंट पे आरोपी नहीं लगते, डिटेल ऑर्डर करना है, वो एक चीज। और तीसरा, हमने जो पिटीशन फाइल किया था वो इसलिए फाइल किया था कि पहले विनीत नारायण का केस बताऊंगा आपको, मनमोहन सिंह का और सुब्रमण्यम स्वामी का केस बताऊंगा। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह केस था, उसमें मनमोहन सिंह के खिलाफ का प्रोसिक्यूशन विदाउट सैंक्शन वैलिड ठहराया था। तो उसमें एक लॉ बताया था कि अगर 3 महीने तक, विनीत नारायण ने कहा कि आप 90 डेज में डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब है डीम्ड सैंक्शन है। हाँ, तो तुम ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते। अगर पब्लिक सर्वेंट आरोपी है तो उसको आप बचाने के लिए ऐसे टेक्निक नहीं निकाल सकते। तो फिर उसके बाद में हमने मतलब पहले वो जजमेंट के बेस पे हमने अर्जी लगा दी कि हमको डीम्ड सैंक्शन माना जाए, लेकिन एक प्लस पॉइंट हो गया, एक नया अमेंडमेंट करा दिया अमित शाह जी ने, मोदी जी ने।
नए बीएनएसएस में वो लॉ ही बन गया अभी आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोर्ट में अर्जी लगाओगे, अर्जी देने का सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट 4 महीने में नहीं आया, आपका अर्जी रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है डीम्ड सैंक्शन बोल के सीधा कोर्ट में आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो। तो ये अभी इस बारे में सुनवाई कल रखी है, 44 नंबर पे मैटर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कम से कम देखिए चेक एंड बैलेंसेस तो होगा कि कोई भी जज कुछ भी अपना वर्डिक्ट दे करके कॉमन मैन को ना सुन करके, साइंटिफिक एविडेंस को ना सुन करके, फॉर्जरी करके, फर्जी आदेश पारित करके अपने बेटे को, अपने क्लाइंट को, अपने रिलेटिव को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से करें, फिर अच्छी अच्छी अंग्रेजी बोलें और एक जो खास ग्रुप है उस ग्रुप में घूम करके अपनी ब्रांडिंग करें। उन्हीं का ग्रुप मीडिया में है, बड़े टेलीविजन चैनल्स पे हैं, टेलीविजन चैनल्स बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के हैं। कॉरपोरेट घरानों को डर लगता है कि जज के खिलाफ कोई बोले नहीं, अगर कोई जर्नलिस्ट कोई बोल भी देता है तो उनके जो मालिक हैं उनका दबाव आता है कि देखिए साहब आपके तो इतने फंसे हुए हैं मामले, वो आपको नोटिस भेज देंगे। तो ये एक क्लिफ हैंगर वाली जो स्थिति है ना, वो पेच जो फंसा हुआ है ना कि इसका यहां से, इसका यहां से, इसका यहां से। अब कॉरपोरेट घरानों का चैनल है, कॉरपोरेट घरानों के बहुत सारे मुद्दे लीगल इसमें फंसे हुए हैं, वो उनके केस जा सकते हैं। तो पत्रकार को अगर पूछने की हिम्मत भी हो तो जर्नलिस्ट पूछ नहीं पाता है। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही विशियस सर्किल से देश गुजर रहा है। मैं आपको बहुत सैल्यूट कर रहा हूं नीलेश ओझा जी, आप एक वाकई में लीगल वॉरियर हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन जो है दिशा सुशांत के केस भी पड़ेगा और बाकी अन्य केसेस भी पड़ेगा, क्योंकि लोग तो चीफ जस्टिस को देवता मानते हैं, उनके खिलाफ बोलते नहीं है। देवता तो मानना ही चाहिए, वो देवता हैं असल में, अगर वो न्याय के वास्तविक प्रहरी हैं, अगर वो कॉमन मैन के चीज बातों को वो समझते हैं, ध्यान देते हैं तो वाकई में देवता है। लेकिन अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो फिर न्याय के घेरे में वो भी हैं, उससे बाहर कोई नहीं है। नोबडी इज अबव द लॉ। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, कल के लिए बहुत शुभकामना। कल आपकी दलील होगी, उसके बाद जरूर हम बात करेंगे। तो एक बात तो देखिए कि किस प्रकार से क्यूबाइट नेटवर्क, नीलेश ओझा, उनकी टीम लगातार कॉमन मैन की लड़ाई लड़ रहा है और उस टक्कर में अगर टक्कर लड़ाई पूर्व चीफ जस्टिस से हो तो भी पीछे नहीं हट रहा है। मेरा मानना है कि नीलेश जी ने जितने पॉइंट्स बताए हैं इसका स्पष्टीकरण श्रीमान पूर्व जस्टिस को देना पड़ेगा अदालत में। अगर उनका पक्ष मजबूत हुआ तो वो जीतेंगे, नीलेश जी का पक्ष मजबूत नहीं हुआ तो वो हारेंगे। और नीलेश जी तो बजाबता प्रेयर में कह रहे हैं कि अगर मेरे आरोप झूठे हैं, गलत हैं, तो हमारे खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन मांगिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।